कि अब हरियाणा से भी सारी पार्टियों का राज खत्म होने वाला है और आम आदमी का राज आने वाला है। आपका राज आने वाला है। अब ये कांग्रेस, भाजपा, इनेलो, इन सब का राज खत्म होने वाला है। हरियाणा की जनता अपना मन बना चुकी है। आज जब मैं गांव-गांव से आ रहा था, मैंने इतना भारी समर्थन देखा और जनता के बीच में इतना भारी गुस्सा देखा इन पार्टियों का। दोस्तों, मैं भी हरियाणा का हूं। सिवानी गांव में पैदा हुआ, भिवानी में पैदा हुआ था, हिसार में मेरी पढ़ाई हुई और बचपन में सुना करते थे, देशों में देश हरियाणा, जहां दूध दही का खाना। लेकिन अब ये दूध भी ले गए नेता और दही भी ले गए, ना दूध बची ना दही बचा, दोनों खा गए ये नेता। जब मैं छोटा था तो चौधरी देवीलाल जी के बारे में सुना करते थे। वो असली किसानों के नेता थे देवीलाल जी। उन्होंने किसानों की आवाज उठाई थी, वो आम आदमी थे। उन्होंने किसानों के लिए त्याग किया था, बलिदान किया था चौधरी देवीलाल ने। लेकिन उसके बाद जितने शासक आए हरियाणा के अंदर, सारों ने राजनीति करी है, गंदी राजनीति करी है, लूट लिया हरियाणा के लोगों को। यहां तक कि चौधरी देवीलाल के लड़कों ने भी, देखना भाई बुरा मत मानना, यहां पे कई बैठे होंगे हो सकता है, उन्होंने भी गुंडागर्दी और लूटने के सिवा कुछ नहीं करा हरियाणा के अंदर। कांग्रेस वालों ने लूटने के सिवा, गुंडागर्दी करने के सिवा कुछ नहीं करा, भाजपा वालों ने, इनेलो वालों ने। इसलिए दोस्तों, अब हम सब लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। आज अपना जो मुख्यमंत्री है हुड्डा, सारे हरियाणा की जनता कह रही है जी मुख्यमंत्री नहीं है, प्रॉपर्टी डीलर है। गलत तो नहीं कह रहा मैं? बताओ, जनता की, किसानों की जमीनें छीन छीन के रिलायंस को दे रहा है, जनता की जमीनें छीन छीन के मुकेश अंबानी को दे रहा है, जनता की जमीनें छीन छीन के रॉबर्ट वाड्रा को देता है, सोनिया गांधी के दामाद को देता है, जनता की जमीनें छीन छीन के डीएलएफ को देता है। बिचौलिया बना पड़ा है, दलाल बना पड़ा है, प्रॉपर्टी डीलर बना पड़ा है हरियाणा का मुख्यमंत्री। वोट लेके आपसे जाता है, लेकिन फिर वोट लेने के बाद आपकी जमीनें छीन के रॉबर्ट वाड्रा को और मुकेश अंबानी को देता है। बता रहे हैं, कल मैं इंटरनेट पे देख रहा था और मैंने कई लोगों से बातचीत करी, तो बताते हैं 8,000 एकड़ जमीन, उस पे भी आ रहा हूं मैं, 8,000 एकड़ जमीन लेके उसने रिलायंस को दे दी 22 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से। किसानों को 22 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से दिए और आगे रिलायंस ने, पता चला, 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए एकड़ के हिसाब से आगे जमीन बेच दी। अरे हुड्डा, अगली बार हुड्डा जी मुकेश अंबानी से जाके वोट ले लेना, जनता से वोट लेने मत आना। लोगों की जमीनें छीन छीन के रिलायंस को देते हैं और रिलायंस वाले, कहीं चले जाओ आज हरियाणा के अंदर, हर जगह जमीनों का घोटाला चल रहा है, हर जगह जमीनों का घोटाला चल रहा है। अभी मेरे को पता चला परसों जींद के अंदर किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हो गया, कई किसानों को जेल में डाल दिया पकड़ के। क्या कसूर था उनका? वो किसान कह रहे थे स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करो। स्वामीनाथन रिपोर्ट क्या कहती है? स्वामीनाथन रिपोर्ट कहती है कि भाई एक किसान की जितनी लागत आती है उस पे उसको 50% मुनाफा मिलना चाहिए। मिलना चाहिए मुनाफा, नहीं तो किसान अपना घर कैसे चलाएगा। आज गुरनाम सिंह जी हमारे साथ हैं, जो भारतीय किसान यूनियन के बहुत बड़े नेता हैं। उन्होंने बहुत त्याग करा है, उन्होंने बड़े डंडे खाए हैं पुलिस के, उन्होंने आरटीआई फाइल करी और सरकारी रिकॉर्ड में निकल के आया कि पिछली साल हरियाणा सरकार के मुताबिक 1680 रुपए प्रति क्विंटल धान की लागत आई है। धान उगाने में, धान उगाने में 1680 रुपए प्रति क्विंटल की लागत आई है और सरकार ने किसानों को कितना मूल्य दिया? 1240 रुपए। अरे लागत भी नहीं दोगे तो किसान आत्महत्या नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? स्वामीनाथन रिपोर्ट कहती है कि अगर 1680 रुपए लागत आई
तो 2400 रुपए किसान को दो ताकि अपना घर चला ले। हम स्वामीनाथन रिपोर्ट का समर्थन करते हैं। हम स्वामीनाथन रिपोर्ट का समर्थन करते हैं। आम आदमी पार्टी हरियाणा में आएगी या केंद्र के अंदर आएगी, जहां भी आएगी, जहां भी हमारी चलेगी, स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू किया जाएगा और किसानों को उनका हक दिया जाएगा। आज अगर किसान की फसल खराब हो जाए तो कई किसान मेरे को बोले जी चेक आता है 10 रुपए का, किसी का 20 रुपए का। गलत तो नहीं कह रहा मैं? बताओ, मजाक उड़ाते हैं हमारी फसल का। 10 रुपए का चेक भेजते हैं, 20 रुपए का चेक भेजते हैं। अगर हमारी फसल खराब हो जाए तो गरीबों के लिए इनके पास पैसे नहीं है। मैं आपको बताऊं, पूरे देश में हर साल अमीरों को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को, रिलायंस को, टाटा को और इन बड़े बड़े लोगों को सरकार 6 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी देती है इनकम टैक्स में। बड़े बड़े उद्योगपतियों को तो 6 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी देती है और किसान कहता है जी मेरी फसल खराब हो गई, बारिश हो गई, मेरे को मुआवजा दे दो, तो 10 रुपए का चेक भेज देती है उसको। ये बंद करना पड़ेगा, किसानों को उनका हक दिलाना पड़ेगा। दोस्तों, आज किसान की अगर फसल खराब हो जाए, वो कहता है जी मेरा कर्ज माफ कर दो। सरकार कहती है कर्ज माफ नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, यही बैंक वाले बड़े बड़े उद्योगपतियों के 2 लाख करोड़ रुपए माफ कर देते हैं। अमीरों के तो 2 लाख करोड़ रुपए माफ कर देते हैं और किसान का बेचारे का 50,000 का भी कर्ज माफ नहीं करते। ये बदलना पड़ेगा दोस्तों। जिस देश के अंदर किसान की इज्जत नहीं होती, किसान अन्नदाता होता है। जिस देश के अंदर किसान की इज्जत नहीं होती दोस्तों, वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान, जय जवान, जय जवान। आम आदमी पार्टी आज किसानों के साथ खड़ी है, किसानों को उनका हक दिलवाएगी। एक तरफ किसान अन्नदाता है तो दूसरी तरफ जवान हमारे देश की सीमा के ऊपर गोली खाता है अपने सीने के ऊपर। और अगर कोई जवान मर जाए तो सरकार क्या कहती है? मुआवजे के तौर पे कहती है 1 लाख रुपए ले लो, 2 लाख रुपए ले लो। कोई क्रिकेट खेल के आए तो उसको 1 करोड़ रुपए। हम ये नहीं कह रहे, क्रिकेट वालों को भी मिलना चाहिए, लेकिन अपने जवानों को भी तो दे दो। ये जवान सीमा के ऊपर गोली खाते हैं तभी हम लोग जिंदा हैं। अगर ये सीमा के ऊपर गोली खाना बंद कर दें तो ये देश नहीं बचेगा। दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि अगर कोई भी जवान सीमा के ऊपर मरता है, देश की सेवा करते करते मरता है, तो उसको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा उसके परिवार को दिया जाएगा। और ये हम केवल कह नहीं रहे, दिल्ली के अंदर अभी जब 1.5 महीने तक मैं मुख्यमंत्री था, हमारा एक सिपाही, एक्साइज डिपार्टमेंट का एक सिपाही, ये जो शराब माफिया इनके साथ लड़ते लड़ते शहीद हो गया, उसके परिवार को दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने 26 जनवरी को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया था। जय जवान जय किसान का जो नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, उसके ऊपर आम आदमी पार्टी अमल करके दिखाएगी। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज इस देश को कौन चला रहा है? मनमोहन सिंह चला रहे हैं? राहुल गांधी चला रहा है? सोनिया गांधी चला रही है? ना, सोनिया गांधी भी नहीं चला रही, राहुल गांधी भी नहीं चला रहा, मनमोहन सिंह भी नहीं चला रहा। कौन चला रहा है? मुकेश अंबानी। पता चल गया सबको, असलियत खुल गई जी, अब निकल आई सारी। मुकेश अंबानी चला रहा है। मुकेश अंबानी इस देश को चला रहा है। मुकेश अंबानी ने अभी थोड़े साल पहले बोला था कि कांग्रेस तो मेरी दुकान है, कांग्रेस में जाओ और जो मर्जी खरीद लो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2 महीने के बाद मान लो नरेंद्र मोदी जी अगर प्रधानमंत्री बन जाएं, तो इस देश की सरकार कौन चलाएगा? मोदी चलाएगा? आडवाणी जी चलाएंगे? मुकेश अंबानी चलाएगा। चाहे राहुल गांधी की सरकार हो, चाहे सोनिया गांधी की सरकार हो,
चाहे नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, इस देश को चलाने वाला मुकेश अंबानी है। दोस्तों, इसको आज अच्छी तरह समझ के जाना। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी, इस देश के अंदर आज मुकेश अंबानी का राज चल रहा है और इस मुकेश अंबानी के राज को खत्म करना अपने को। यह पूरी कहानी अच्छे से सुन के जाना। सन 2000 की बात है। हमारे देश के गैस के कुएं, जो गैस होती है पेट्रोलियम जैसे गैस होती है, हमारे देश के अंदर गैस के कुएं हैं। हमारे देश के कई गैस के कुएं बीजेपी की सरकार ने उठा के मुकेश अंबानी को दे दिए। बोले इस कुएं में से गैस निकालो और सरकार को दो। गैस निकालने का खर्चा $1 प्रति यूनिट से भी कम आता है। जिनको डॉलर नहीं पता वो मान लेना ₹1 प्रति यूनिट से भी कम आता है। सरकार ने उसके साथ एग्रीमेंट साइन किया कि 17 साल तक $2.5 प्रति यूनिट के हिसाब से आप गैस दोगे। उसकी नीयत पलट गई, लालची आदमी तो है। उसने मंत्रियों को पैसा खिलाया और थोड़े साल के बाद उसने $4 करवा लिया रेट। इसलिए देश के अंदर महंगाई हो गई। और अब उसने कुछ महीने पहले दोबारा सरकार को पैसा खिला के ऑर्डर पास करवा लिया कि 1 अप्रैल से गैस के दाम $8 प्रति यूनिट हो जाएंगे। ₹1 की चीज ₹8 में ₹8 देगी सरकार उसको। ₹1 की गैस के ₹8 देगी सरकार उसको। किसान कहता है जी मेरे को ₹1 लागत आई है, ₹1.5 दे दो। किसानों को देने के लिए नहीं है सरकार के पास। मुकेश अंबानी को ₹8 देगी, ₹8 प्रति। 54,000 करोड़ रुपए, 54,000 करोड़ रुपए हर साल मुकेश अंबानी को नाजायज दिया जाएगा। 54,000 करोड़ रुपए। दिल्ली का पूरा बजट 40,000 करोड़ का है। बताओ, दिल्ली का पूरा बजट उठा के सरकार मुकेश अंबानी को दे देगी। क्यों दे देगी भाई? कोई ताऊ तो लगता नहीं मुकेश अंबानी इनका। कुछ ना कुछ तो लिए होंगे पैसे। जब मैं कहता हूं ना पैसे लिए, कहते हैं आप तो सबको ही भ्रष्टाचारी कहते हो जी। भाई कुछ ना कुछ पैसे लिए होंगे तभी इतना 54,000 करोड़ रुपए उठा के उनको दे रहे हैं। ये समझ लेना 1 अप्रैल से $8 हो जाएंगे गैस के दाम। और जब $8 हो जाएंगे, दिल्ली देश के अंदर सीएनजी के दाम बढ़ जाएंगे। सीएनजी के दाम बढ़ गए तो इसका मतलब पूरे यातायात का, ट्रांसपोर्ट के दाम बढ़ जाएंगे देश के अंदर। इसी गैस से बिजली बनती है। 1 अप्रैल से बिजली के दाम भी बढ़ जाएंगे। इसी गैस से खाद बनती है, फर्टिलाइजर बनता है। आपकी खाद के दाम भी 1 अप्रैल से बढ़ जाएंगे। और दोस्तों, खाद के दाम बढ़ गए तो रोटी के, गेहूं के, चावल के, सब्जी के, फल के, सारी खाने की चीजों के दाम बढ़ जाएंगे। 1 अप्रैल से देश में त्राही त्राही मच जाएगी। 1 अप्रैल से इतनी महंगाई होने वाली है। और ये दोनों मिले हुए जी, बीजेपी और कांग्रेस वाले। हमने इनसे पूछा, मैंने चिट्ठी लिखी अभी, परसों मैंने नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी, आज सवेरे मैंने राहुल गांधी जी को चिट्ठी लिखी। मैंने कहा जी बताओ तो सही मोदी जी, अगर आप प्रधानमंत्री बन गए तो आप मुकेश अंबानी को $8 दोगे कि $4 दोगे? मोदी जी चिट्ठी का जवाब ही नहीं देते। बताओ, मेरी चिट्ठी का भी जवाब नहीं देते तो आपका तो क्या जवाब देंगे? मैंने कहा जी बताओ तो सही, मान लो आप प्रधानमंत्री बन गए, आप $8 दोगे कि $4 दोगे? जवाब ही नहीं देते। मैंने राहुल गांधी जी से भी पूछा, मैंने कहा जी ये क्यों कर रखा है आपने? जवाब नहीं देते। दोस्तों, जब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री था, मैंने इस घोटाले के खिलाफ, मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी, केस दर्ज करा दिया। आज तक देश में किसी की हिम्मत नहीं थी कि मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए। हमने मुकेश अंबानी के खिलाफ, मुरली देवरा के खिलाफ और मोइले के खिलाफ, 2 मंत्रियों के खिलाफ और मुकेश अंबानी के खिलाफ हमने एफआईआर दर्ज करा दी। जैसे ही मैंने एफआईआर दर्ज कराई, बीजेपी और कांग्रेस वाले खड़े होकर बोले ये असंवैधानिक है, संविधान के खिलाफ है। मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाना संविधान के खिलाफ है। बताओ जी, मुकेश अंबानी ना हो गया क्या हो गया? दोनों बीजेपी और कांग्रेस वाले खड़े होकर बोले, अरुण जेटली जी बोले, मोइली जी बोले कि मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। भैया थोड़ा सा बता दो, आपके और मुकेश अंबानी के बीच में क्या संबंध है?
कुछ ना कुछ तो संबंध होंगे, इसलिए दोनों को इतनी तकलीफ हुई। और ये मोदी जी और राहुल गांधी आजकल खूब चुनाव प्रचार कर रहे हैं, सारा दिन हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, सारा दिन हवाई जहाज में घूमते हैं। ये हेलीकॉप्टर किसके हैं जी? मोदी जी कहते हैं मैं चाय बेचता था, चाय बेचने वाले के पास इतने सारे हेलीकॉप्टर, चाय बेचने वाले के पास इतने सारे हवाई जहाज कहां से आ गए भाई? और ये फोटो है मेरे पास एक, ये फोटो है मोदी जी की, ये मोदी जी की फोटो है। इसके पीछे अडानी का हेलीकॉप्टर है, इसके पीछे अडानी का हेलीकॉप्टर है। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, ये बता दो जी, आपके पास कितने हवाई जहाज है और कितने हेलीकॉप्टर हैं? और ये हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज किसके हैं? कई लोग बताते हैं मुकेश अंबानी के हैं। अब मुकेश अंबानी अगर आपको हेलीकॉप्टर दे रहा है तो जीतने के बाद $8 नहीं $16 करवाएगा फिर वो यूनिट। और मोदी जी की एक एक रैली में कई कई करोड़ रुपए खर्च होते हैं। कोई कह रहा था जी 50 करोड़ रुपए खर्च होते हैं मोदी जी की रैली में। पूरा एक रैली में तो पूरा लाल किला बनाया था उन्होंने अपनी स्टेज को। एक रैली में इतने करोड़ रुपए खर्च होते हैं। और अभी अखबार में आया था मोदी जी का नाम, भाई कुछ ना कुछ पैसे लिए होंगे तभी इतना 54,000 करोड़ रुपए उठा के उनको दे रहे हैं। ये समझ लेना 1 अप्रैल से $8 हो जाएंगे गैस के दाम। और जब $8 हो जाएंगे दिल्ली देश के अंदर सीएनजी के दाम बढ़ जाएंगे। सीएनजी के दाम बढ़ गए तो इसका मतलब पूरे यातायात का, ट्रांसपोर्ट के दाम बढ़ जाएंगे देश के अंदर। इसी गैस से बिजली बनती है, 1 अप्रैल से बिजली के दाम भी बढ़ जाएंगे। इसी गैस से खाद बनती है, फर्टिलाइजर बनता है। आपकी खाद के दाम भी 1 अप्रैल से बढ़ जाएंगे। और दोस्तों खाद के दाम बढ़ गए तो रोटी के, गेहूं के, चावल के, सब्जी के, फल के, सारी खाने की चीजों के दाम बढ़ जाएंगे। 1 अप्रैल से देश में त्राही त्राही मच जाएगी। 1 अप्रैल से इतनी महंगाई होने वाली है। और ये दोनों मिले हुए हैं जी, बीजेपी और कांग्रेस वाले। हमने इनसे पूछा, मैंने चिट्ठी लिखी, अभी परसों मैंने नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी, आज सवेरे मैंने राहुल गांधी जी को चिट्ठी लिखी। मैंने कहा जी बताओ तो सही मोदी जी, अगर आप प्रधानमंत्री बन गए तो आप मुकेश अंबानी को $8 दोगे कि $4 दोगे? मोदी जी चिट्ठी का जवाब ही नहीं देते। बताओ, मेरी चिट्ठी का भी जवाब नहीं देते तो आपका तो क्या जवाब देंगे? मैंने कहा जी बताओ तो सही, मान लो आप प्रधानमंत्री बन गए, आप $8 दोगे कि $4 दोगे? जवाब ही नहीं देते। मैंने राहुल गांधी जी से भी पूछा, मैंने कहा जी ये क्यों कर रखा है आपने? जवाब नहीं देते। दोस्तों, जब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री था, मैंने इस घोटाले के खिलाफ, मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी, केस दर्ज करा दिया। आज तक देश में किसी की हिम्मत नहीं थी कि मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए। हमने मुकेश अंबानी के खिलाफ, मुरली देवरा के खिलाफ और मोइली के खिलाफ, 2 मंत्रियों के खिलाफ और मुकेश अंबानी के खिलाफ हमने एफआईआर दर्ज करा दी। जैसे ही मैंने एफआईआर दर्ज कराई, बीजेपी और कांग्रेस वाले खड़े होकर बोले ये असंवैधानिक है, संविधान के खिलाफ है। मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाना संविधान के खिलाफ है। बताओ जी, मुकेश अंबानी ना हो गया क्या हो गया? दोनों बीजेपी और कांग्रेस वाले खड़े होकर बोले, अरुण जेटली जी बोले, मोइली जी बोले कि मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। भैया थोड़ा सा बता दो, आपके और मुकेश अंबानी के बीच में क्या संबंध है? कुछ ना कुछ तो संबंध होंगे, इसलिए दोनों को इतनी तकलीफ हुई। और ये मोदी जी और राहुल गांधी आजकल खूब चुनाव प्रचार कर रहे हैं, सारा दिन हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, सारा दिन हवाई जहाज में घूमते हैं। ये हेलीकॉप्टर किसके हैं जी? मोदी जी कहते हैं मैं चाय बेचता था, चाय बेचने वाले के पास इतने सारे हेलीकॉप्टर, चाय बेचने वाले के पास इतने सारे हवाई जहाज कहां से आ गए भाई? और ये फोटो है मेरे पास एक, ये फोटो है मोदी जी की, ये मोदी जी की फोटो है। इसके पीछे अडानी का हेलीकॉप्टर है, इसके पीछे अडानी का हेलीकॉप्टर है। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, ये बता दो जी, आपके पास कितने हवाई जहाज है और कितने हेलीकॉप्टर हैं? और ये हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज किसके हैं? कई लोग बताते हैं मुकेश अंबानी के हैं। अब मुकेश अंबानी अगर आपको हेलीकॉप्टर दे रहा है
तो जीतने के बाद $8 नहीं $16 करवाएगा फिर वो यूनिट। और मोदी जी की एक एक रैली में कई कई करोड़ रुपए खर्च होते हैं। कोई कह रहा था जी 50 करोड़ रुपए खर्च होते हैं मोदी जी की रैली में। पूरा एक रैली में तो पूरा लाल किला बनाया था उन्होंने अपनी स्टेज को। एक रैली में इतने करोड़ रुपए खर्च होते हैं। और अभी अखबार में आया था मोदी जी का नाम बढ़ाने के लिए 400 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। लोग बताते हैं मुकेश अंबानी दे रहा है सारे पैसे। मुकेश अंबानी राहुल गांधी को भी पैसे दे रहा है। मुकेश अंबानी मोदी को भी पैसे दे रहा है। मुकेश अंबानी की एक जेब में मोदी है, मुकेश अंबानी की दूसरी जेब में राहुल गांधी है। दोनों को मुकेश अंबानी पैसे देता है। सरकार किसी की भी बन जाए, कंट्रोल मुकेश अंबानी के हाथ में रहता है। सरकार मुकेश अंबानी चलाता है, इस देश को मुकेश अंबानी चलाता है। आम आदमी पार्टी अकेली पार्टी है जिसने हिम्मत की थी मुकेश अंबानी को चुनौती देने की, इस व्यवस्था को चुनौती देने की। मुकेश अंबानी के साथ हम लोगों की लड़ाई। मोदी जी कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने एक सभा में कहा कि अगर उनकी सरकार बन गई तो विदेशों में काला धन जो जमा है वो लेके आएंगे। कहा था कि नहीं कहा था? कहते हैं अगर हमारी सरकार बन गई तो स्विस बैंकों का पैसा लेके आएंगे। मोदी जी, आज मैं आपको मुकेश अंबानी के स्विस बैंक का अकाउंट नंबर बताता हूं। मैं मुकेश अंबानी का स्विस बैंक का अकाउंट नंबर लेके आया हूं। अनिल अंबानी का स्विस बैंक का अकाउंट नंबर लेके आया हूं। और मोदी जी से पूछता हूं, अगर आपकी सरकार बनी, आपके अंदर हिम्मत है कि आप इन दोनों का पैसा लेके आओगे क्या? ये लो, मैं नंबर बता रहा हूं, सारे जने नोट कर लेना और मोदी जी से पूछना। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी का अकाउंट नंबर 5090160983 और दूसरा अकाउंट नंबर है 5090160984। ये इन दोनों भाइयों के स्विस बैंक के अकाउंट नंबर हैं जिनके हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर नरेंद्र मोदी जी इस्तेमाल करते हैं। अब नरेंद्र मोदी जी बताएं, इन दोनों अकाउंटों का पैसा देश के अंदर लेके आएंगे कि नहीं आएंगे? हिम्मत है उनके अंदर ये पैसा लाने की? मैंने चिट्ठी लिखी मोदी जी को, 3 प्रश्न पूछे उनसे। मैंने कहा देश जानना चाहता है, इस देश का आम आदमी जानना चाहता है कि अगर आपकी सरकार बनती है तो आप $8 रखोगे, मुकेश अंबानी को दोगे कि $4 दोगे? दूसरा, आपको बताना पड़ेगा कि आपका और आपकी पार्टी का मुकेश अंबानी से क्या रिश्ता है। और तीसरा, आपको बताना पड़ेगा कि आपकी जो रैली में इतने पैसे खर्च हो रहे हैं, कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, ये हेलीकॉप्टर किसके हैं, ये हवाई जहाज किसके हैं, कहां से आए, आप ये किराया देते हो इन हवाई जहाज का या फ्री में इस्तेमाल करते हो हवाई जहाज? यही तीनों प्रश्न मैंने राहुल गांधी से पूछे। लेकिन अब इस देश की जनता को इनसे हिसाब मांगना पड़ेगा। अगर नरेंद्र मोदी जी आपके पास आए, अगर बीजेपी वाले आपके पास आए, तो बीजेपी वालों से और कांग्रेस वालों से पूछना कि इन प्रश्नों का हिसाब दें, नहीं तो हम बुलावे में रह जाएंगे। दोस्तों, मुकेश अंबानी का राज कायम रहेगा। अभी एक राहुल गांधी गया, मोदी आ जाएगा। मुकेश अंबानी के 2 मुखौटे हैं। 5 साल वो मोदी का मुखौटा पहन लेता है और 5 साल वो राहुल गांधी का मुखौटा पहन लेता है। दोस्तों, इस पूरी व्यवस्था के अंदर मीडिया का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा शामिल है। मुकेश अंबानी ने मीडिया के कई टीवी चैनल खरीद लिए, मुकेश अंबानी ने कई अखबार खरीद लिए। गलत तो नहीं कह रहा? मुकेश अंबानी ने कई टीवी वालों को पैसे भी दे रखे हैं। और मैं ये कह रहा हूं, कई टीवी वाले अच्छे भी हैं, कई अखबार वाले अच्छे भी हैं, लेकिन ढेर सारे टीवी चैनल या तो खरीद लिए या उनको पैसे दे दिए गए हैं। और उनको कहा गया है कि आने वाले 3 महीने के अंदर मोदी को खूब दिखाओ, राहुल गांधी को खूब दिखाओ और केजरीवाल को बदनाम करो। सच्चाई को बदनाम करो, केजरीवाल को बदनाम करो और मोदी की खूब तारीफ करो, राहुल गांधी की खूब तारीफ करो। कल शाम को मेरे घर पे एक टीवी चैनल का एडिटर इन चीफ आया था। बोला जी मेरे ऊपर दबाव डाल रहा है मेरा मालिक,
मेरे को कह रहा है कि मोदी को खूब दिखाओ और केजरीवाल को बदनाम करो। कहता है मेरी आत्मा नहीं मानती, मैं त्याग पत्र दे के आ गया, मैं नौकरी छोड़ के आ गया, मेरी आत्मा नहीं मानती। दोस्तों, एक बहुत बड़ा अंग्रेजी का अखबार है, दिल्ली से निकलता है, देश के कई हिस्सों से निकलता है। उस अखबार के मालिकों के खुद के गैस के कुएं हैं। जब से मैंने ये आवाज उठाई है कि गैस का मूल्य $8 नहीं $4 होना चाहिए, उस अखबार के मालिकों ने मेरे खिलाफ लिखना चालू कर दिया। अब अगर आप अखबार में कुछ भी पढ़ो, अगर आप टीवी में कुछ भी देखो, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना इसके पीछे की क्या कहानी है। कहीं कुछ पैसे तो नहीं लिए दिए गए। और अगर आपको लगे कि कहानी गड़बड़ है, अगर आपको लगे कि टीवी चैनल वाले ठीक नहीं दिखा रहे, तो इस बार चुप मत बैठना, मीडिया को भी ठीक करना पड़ेगा। फोन उठाना और फोन उठा के उनके यहां पे फोन करना, गाली गलौज मत करना, प्यार से कहना, जी ये ठीक नहीं कर रहे, आप देश के साथ गद्दारी कर रहे हो, देश के साथ विश्वासघात कर रहे हो। ये देश तो आपका भी है, आपके भी बच्चे यहीं रहते हैं, अमेरिका से थोड़ी आए हो, आप भी तो यहीं के हो। ये देश सुधरेगा तो आपका भी फायदा होगा। ये गलत सलत मत दिखाओ। तो अगली बार टीवी वाले दिखाएं तो फोन करके जरूर बोलना, उनका प्यार से बोलना, अच्छे से बोलना। अखबार वाले गलत छापे तो उनको भी बोलना। आजकल सर्वे दिखा रहे हैं, आजकल ये लोग, जब दिल्ली का चुनाव हुआ था तब भी सर्वे दिखाए थे, बोले जी 3 सीट आएगी आम आदमी पार्टी की, 4 सीट आएगी आम आदमी पार्टी की। पैसे खा के सर्वे दिखाते हैं। नहीं जी, गलत तो नहीं कह रहा, पैसे खा के सर्वे। भैया तो सर्वे गलत है, माफी मांगे सारे देश से, वो कहें कि हमें सर्वे करने नहीं आते, बंद कर दे ये सर्वे करना, कह दे हमें सर्वे करने नहीं आते। लेकिन जिन जिन चैनलों ने, जिन जिन अखबार वालों ने कहा था 4 सीट आएंगी, 28 सीट आई हैं आम आदमी। अभी भी ये कह रहे हैं मोदी जी की 223, फिर अगले दिन कहते हैं 236, ये देखना 272 तक ले जाएंगे चुनाव होते होते। सारी मैच फिक्सिंग कर रखी है इन्होंने, सारे पैसे खा रखे हैं इन्होंने। गलत तो नहीं कह रहा जी। अब ये सारे मीडिया वाले कह रहे थे, ये सारे पीछे पड़े हमारे, कहते हैं केजरीवाल ने 3 बेडरूम का फ्लैट ले लिया, कोई कहता 4 बेडरूम का फ्लैट ले लिया। मैंने कहा भाई सारे बैठ जाओ, बता दो कितने बेडरूम का लूं, उतने का ले लूंगा मैं। अरे क्यों पीछे पड़े हो मेरे? 3 बेडरूम का कहोगे 3 का ले लूंगा, 2 का कहोगे 2 का ले लूंगा, मेरे को कौन सा घर से प्यार है। मैंने कहा मोदी से भी पूछ लो भाई उसका हेलीकॉप्टर कहां से आता है, वो नहीं पूछेंगे। केजरीवाल ने 3 बेडरूम का फ्लैट ले लिया, केजरीवाल ने 4 बेडरूम का फ्लैट ले लिया। अरे एक राहुल गांधी के कितने करोड़ रुपए खर्च हो गए, उससे भी पूछ लो जरा सा, उससे नहीं पूछेंगे, उससे नहीं। कहते हैं इन आम आदमी पार्टी वालों की भाषा बड़ी खराब है। हमारी भाषा, हम तो देहात के लोग हैं जी, हमको भाषा नहीं आती, इनके तो कर्म खराब है। अरे इनके तो पूरे के पूरे कर्म खराब है, लूट के खा गए देश को, इनसे भी पूछ लो थोड़ा सा। हमारी तो भाषा खराब है जी, देहात के लोग हैं, हमको भाषा नहीं आती, कम आती है, हमारी भाषा थोड़ी खराब है, मान लेते हैं हमारी भाषा खराब है। अरे थोड़ा सा इनसे भी पूछ लो। कहते केजरीवाल को सरकार चलानी नहीं आती, कह रहे थे ना केजरीवाल को सरकार चलानी नहीं आती। अभी मैं नहीं कह रहा, टाइम्स ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ा अखबार है देश का, उन्होंने सर्वे करवाया, सर्वे करा के पूरे पेज में लिखा कि जब से केजरीवाल आया है 1.5 महीने के अंदर दिल्ली में भ्रष्टाचार में भारी कमी आ गई है। मैं नहीं कह रहा, अखबार कह रहा है। मैं भी आ रहा था, कुछ लड़के मिले, लड़के कहते हैं जी हमारे रिश्तेदार रहते हैं दिल्ली के अंदर, वो बता रहे थे 1.5 महीने के अंदर पुलिस ने पैसे लेने बंद कर दिए थे, लेकिन जैसे ही केजरीवाल की सरकार गिरी पुलिस ने वापस पैसे लेने चालू कर दिए। टाइम्स ऑफ इंडिया के अखबार में लिखा था कि पहले ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के सामने कई दलाल खड़े हुआ करते थे, वो सारे दलाल भाग गए, अब 10 मिनट के अंदर लोगों का काम हो जाता है। कहते हमको सरकार चलानी नहीं आती,
गवर्नेंस नहीं आती, कहते हैं अंग्रेजी में कहते हैं गवर्नेंस नहीं आती। कहते हैं पहले सरकारी अस्पतालों में दवाइयां नहीं मिला करती थी, जब से केजरीवाल की सरकार आई है सरकारी अस्पतालों में दवाइयां मिलने लग गई है। कहते हैं हमको सरकार चलानी नहीं आती, गवर्नेंस नहीं आती। अरे ये गवर्नेंस होती क्या है? मैंने सोचा अगर 2 लाख करोड़ रुपए, जैसे राजा 2 लाख करोड़ रुपए खा गया, मैं भी 2 लाख करोड़ रुपए खा लेता और खाने के बाद थोड़े बीजेपी वालों पे फेंक देता, थोड़े कांग्रेसियों पे फेंक देता, थोड़े मीडिया वालों को खिला देता। कहते बड़े अच्छा मुख्यमंत्री है, गवर्नेंस आती है इसको, सरकार चलानी आती है इसको। अरे जी हमको नहीं आती ऐसी सरकार चलानी, हमको ऐसी सरकार चलानी नहीं आती, हमको तो जनता की सरकार चलानी आती है। जनता बहुत खुश है जी, दिल्ली की जनता बहुत खुश है। दिल्ली की बिजली के रेट हमने आधे कर दिए। दिल्ली के अंदर जैसे ही सरकार बनी 48 घंटे के अंदर हमने बिजली के रेट आधे कर दिए, 700 लीटर पानी मुफ्त कर दिया। तो ये बड़े बड़े मीडिया वाले कहने लग गए केजरीवाल तो मुफ्त में बांट रहा है, केजरीवाल तो मुफ्त में बांट रहा है। अरे 250 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी थी, गरीबों को सब्सिडी नहीं दोगे? अगर गरीब आदमी अपना बिजली का बिल नहीं भर सकता तो सरकार की जिम्मेदारी है उसकी मदद करना। अगर गरीब आदमी अपना पानी का बिल नहीं भर सकता, सरकार की जिम्मेदारी है उसकी मदद करना। ये रिलायंस और टाटा को 6 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी देते हैं, कोई अखबार वाला नहीं कहता। हमने 250 करोड़ रुपए गरीबों के लिए दे दिए तो ये बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले सारे खड़े होके हमारे खिलाफ खड़े होके बोल रहे हम तो देंगे जी, गरीबों को सब्सिडी देंगे, गरीबों को सब्सिडी देंगे, गरीबों को सब्सिडी देंगे। और ये कहते हैं हमको सरकार चलानी नहीं आती। मैं चैलेंज करता हूं, जितने काम हम लोगों ने 1.5 महीने में करके दिखाए हैं, आजादी के बाद से कोई सरकार पकड़ लो, किसी की भी सरकार पकड़ लो, 1.5 महीने में अगर किसी ने इतने काम करके दिखाए हो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। इतने काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने करके दिखाए। हमारे मंत्री राखी बिरला एक आई हुई है, यहां पे चली गई। राखी बिरला एक हमारी मंत्री थी, रात को 12 बजे उसके पास उसके इलाके के लोग पहुंच गए, बोले जी हमारे इलाके में एक लड़की को जिंदा जला दिया, आप चलो हमारे साथ। अगर कोई कांग्रेसी मंत्री होता तो क्या कहता? कहता हां ठीक है, मैं एसएचओ को फोन कर देता हूं, तुम चलो। राखी बिरला रात को ठंड में अपनी रजाई से निकल के उन लोगों के पास साथ गई, वहां पे मौके पे पहुंची, मौके पे एसएचओ मौजूद था। उसने एसएचओ कहा कि गिरफ्तार करो इनको, सास ससुर ने जिस अपनी बहू को जला दिया, एसएचओ ने गिरफ्तार करने से मना कर दिया। कौन मंत्री है आज जो रात को 12 बजे अपने लोगों के साथ उठ के अपनी रजाई से निकल के जाता है? हमारा एक और मंत्री है सोमनाथ भारती, रात को 2 बजे उसके घर के पास घर में उसके इलाके के लोग आए, बोले जी हमारे इलाके के अंदर ड्रग रैकेट चल रहा है, हमारे इलाके के अंदर सेक्स रैकेट चल रहा है, आप चलो हमारे साथ। रात को 2 बजे उठ के अपनी रजाई छोड़ के वो गया था। ये मनीष सिसोदिया 10 दिन तक पूरे दिल्ली के अंदर सारी रात घूमता था, रात भर घूमता था दिल्ली के अंदर कि कोई आदमी सड़क पे तो नहीं सो रहा, उनका उठा उठा के वो रैन बसेरे में जमा कराता था। कोई मंत्री मिलेंगे आज आपको जो रात को भी अपने लोगों के साथ निकल के घर से निकल जाते हैं और ये कहते हैं हमको सरकार चलानी नहीं आती? अरे मीडिया वालों थोड़ी शर्म कर लो। दोस्तों, ये कहते हैं अरविंद केजरीवाल ने रिजाइन क्यों करा? ये बीजेपी वाले कह रहे हैं भाग गया भाग गया भाग गया। दोस्तों, असूलों के ऊपर रिजाइन करा है, असूलों पे इस्तीफा दिया है। लाल बहादुर शास्त्री ने जब ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था, एक ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री ने रेलवे मिनिस्टर से इस्तीफा दे दिया था। लाल बहादुर शास्त्री भाग के नहीं गया था, असूलों पे इस्तीफा दिया था। ये बीजेपी और कांग्रेस वालों ने मेरा लोकपाल बिल पास नहीं होने दिया, भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून पास नहीं होने दिया। मैं कुर्सी भोगने के लिए नहीं गया था, कुर्सी से चिपकने के लिए नहीं गया था। मैंने इस्तीफा दे दिया और दिल्ली की जनता को कहा कि अब पूर्ण बहुमत दो,
पूर्ण बहुमत दोगे, मैं दिल्ली से भ्रष्टाचार दूर करके दिखा दूंगा। मैं कहीं भाग के नहीं गया, कहीं भाग के नहीं गया, मैं यही हूं, मौजूद हूं। दिल्ली की जनता बहुमत देगी, वापस मुख्यमंत्री बनेंगे और दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त करके दिखाएंगे। ये कह रहे हैं केजरीवाल को लोकसभा का चुनाव लड़ना था, केजरीवाल को लोकसभा का चुनाव लड़ना था, इसलिए केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया। मोदी जी ने क्यों नहीं दिया भाई लोकसभा का चुनाव, तो उनको भी लड़ना। नीतीश कुमार ने क्यों नहीं दिया लोकसभा का चुनाव, तो उसने भी लड़ना। जयललिता ने क्यों नहीं दिया भाई? मैंने इस्तीफा अपने लिए नहीं दिया, मैंने इस्तीफा आपके लिए दिया था। कुर्सी किसको प्यारी नहीं होती, सत्ता किसको प्यारी नहीं होती। मैं भी बना रहता सत्ता में, मैं भी करता रहता कुर्सी का भोग, लेकिन मैंने यह तय किया कि मैं बिल्कुल भी कुर्सी का भोग नहीं करूंगा। मैंने तय किया उसूलों के साथ जान चली जाए, लेकिन उसूलों के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं होगा, उसूलों के साथ समझौता नहीं होगा। दोस्तों, मैं केवल आपसे जानना चाहता हूं, अगर आज आप अपनी जिंदगी से खुश हो तो चाहे मोदी को जाके वोट दे देना। अगर आप अपनी जिंदगी से खुश हो तो जाके चाहे कांग्रेस को वोट दे देना। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी से खुश नहीं हो, अगर आपको लगता है बहुत महंगाई हो गई है, अगर आपको लगता है सब गड़बड़ चल रहा है, तो दोस्तों ये लड़ाई मेरी नहीं है, मैं अकेला नहीं लड़ सकता, मैं बहुत छोटा आदमी हूं, मेरी कोई औकात नहीं है। ये हम सब लोगों की लड़ाई, हम सब लोगों को मिलकर लड़नी पड़ेगी, हम सब लोगों को मिलकर लड़नी पड़ेगी। अगर दिल्ली के लोग कांग्रेस और बीजेपी को मजा चखा सकते हैं, अगर दिल्ली के लोग कांग्रेस और बीजेपी को उखाड़ के फेंक सकते हैं, तो हरियाणा के लोग भी बीजेपी और कांग्रेस को उखाड़ के फेंक सकते हैं दोस्तों। और मैं यहां पे केवल लोकसभा के लिए नहीं आया, पहले दिल्ली के लोगों को, हरियाणा के लोग, आप लोगों को 10 की 10 सीटों पे इस बार कैंडिडेट उतारने, आप लोगों को उतारोगे? 10 की 10 सीटों पे आपको कैंडिडेट उतारने हैं। और उसके बाद विधानसभा के लिए 90 की 90 सीटों पे आप लोगों को कैंडिडेट उतारने हैं। इस बार इन पार्टियों का राज खत्म करना है और इस बार आम आदमी पार्टी राज, आम आदमी राज करेगा। इस बार आम आदमी राज करेगा दोस्तों। और आप लोगों को यहां से जिम्मेदारी लेके जानी पड़ेगी, आप लोगों को जिम्मेदारी लेके जानी पड़ेगी। हमारे पास पैसे नहीं है जी, ये पैम्फलेट है, यहां से पैम्फलेट लेके जाना, एक एक आदमी 1000 पैम्फलेट की कॉपी करवाना, उसको बांटना। ये पैम्फलेट है, इस पैम्फलेट का है अंबानी की गोदी, राहुल और मोदी। इस पैम्फलेट को ले जाना और पूरे गांव-गांव में बांटना, गांव को इकट्ठा करके पढ़ के सुनाना, और एक एक आदमी को जिम्मेदारी लेके जानी पड़ेगी। 100-100 वोट तैयार करने हैं एक एक आदमी को, करोगे? और ये दीपेंद्र हुड्डा के कंस्टिट्यूएंसी में हम खड़े हैं। मैं नवीन जयहिंद को, नवीन जयहिंद हमारा शेर है, नवीन जयहिंद को मैं निवेदन करता हूं, कई बार मैं बोल चुका, एक मिनट, नवीन जयहिंद को मैं कई बार बोल चुका कि तुम चुनाव लड़ो, ये लड़का मना करता है। मैं इसको कह रहा हूं कि दीपेंद्र हुड्डा को हराना है, रोहतक से चुनाव लड़ो और दीपेंद्र हुड्डा को हराओ। भारत माता की